ठीक। हेलो छात्रों, आज आपको हम पढ़ाएंगे रेफ्रैक्शन। रेफ्रैक्शन के पहले आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। आप अगर आपने को रिकॉल करेंगे रिफ्लेक्शन को तो रिफ्रैक्शन आपको समझ में आएगा। इसके पहले आप हमारे चैनल फिजिक्स एब्रिज्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो बने तो आपको आप तक पहुंच सके। तो आइए, मेरा नाम डॉक्टर एस.के. अग्रहरी है। बीएनएसडी इंटर कॉलेज कानपुर में हम लगभग 30 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को कंपेयर करके चलें तो हमको ईजिली समझ में आएगा ये चैप्टर। रिफ्लेक्शन में लाइट जो है, थोड़ा सा हम आपको रिकॉल कराएंगे। रिफ्लेक्शन में मिरर होता था और उस मिरर में लाइट इंसिडेंट होती थी, नॉर्मल ड्रॉप करते थे और सेम मीडियम में लाइट वापस हो जाती थी। ये रिफ्लेक्शन है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके लिए हमें मिरर की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें देखिए ग्लास स्लैब है, जैसे ये ग्लास स्लैब, इसमें हम कोई पॉलिश नहीं कर रहे हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसमें देखिए दो मीडियम हो गए, एक तो ये एयर है ये, और ये ग्लास, ये बाउंड्री है। यहाँ से हमारा दो मीडियम अलग अलग हो रहे हैं। ये हमारा मीडियम एयर है, इसको हम अगर 1 से काउंट करें, और ये मीडियम 2 है। 1 और 2 से क्लासीफाई कर सकते हैं। एयर का सिंबल ए है और ग्लास का सिंबल जी है, जी से भी क्लासीफाई कर सकते। तो क्या होगा, जब कोई भी रे ऑफ लाइट के पाथ पर जब मीडियम चेंज होता है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ पर न जा कर के बेंड कर जाती है। ऐसा क्यों होता है, आप 6th 7th 8th में पढ़ चुके होंगे, 9th 10th में। रिफ्रैक्शन में पाथ चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है। और मीडियम क्या करता है जो उसका पाथ चेंज कर देता है? तो उसके लिए हमको आपको समझाना पड़ेगा कि हर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है, हर मीडियम की। और ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? तो सबसे पहले देखिए हम रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लें। देखिए लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसका। यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये नॉर्मल है। नॉर्मल जो होता है वो सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाता। तो वैसे तो अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो इसका सीधा मार्ग ये था, लेकिन ये इधर नहीं जा रही, ये डाइवर्ट हो जा रही, ये टूवर्ड्स नॉर्मल जो है बेंड कर रही है लाइट। तो ये किस वजह से बेंड कर रही है? तो इसका सीधा मतलब देखिए, ये इतना बेंड कर गई है। लेकिन जैसे हम वाटर ले लें, अब यहीं पर अगर हम वाटर लेके चलते हैं, ये देखिए वाटर है, फिलअप, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इसमें भी ले लें, ये नॉर्मल है हमारा।
सीधा रास्ता ये है, मगर ये आप देखेंगे कम बेंड कर रहा है। वाटर में बेंडिंग कम हो रही है। कंपेयर देखिए, इसमें बेंडिंग ज़्यादा है, इसमें बेंडिंग कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें बेंडिंग कम हो रही है, वाटर में बेंडिंग कम हो रही है और ग्लास में बेंडिंग ज़्यादा हो रही है। तो वैसे भी आप कंपैरेटिवली देखेंगे कि वाटर जो है वो ग्लास से कम डेंस होता है, मतलब इसकी डेंसिटी कम है। तो अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी को कंपेयर करें तो देखते हैं पहले कि ऑप्टिकल डेंसिटी होती क्या है। ऑप्टिकल डेंसिटी और इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ रिफ्रैक्शन। पावर ऑफ रिफ्रैक्शन को ही का दूसरा नाम है आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पावर ऑफ रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्ट करने की उस मीडियम की पावर क्या है। रिफ्रैक्ट करने की उस मीडियम की क्या पावर है। अब देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ग्लास की जो रिफ्रैक्शन पावर है, इसने रे को ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर दिया। एंगल देखिए, एंगल इसमें ज़्यादा है, इसमें एंगल कम है। इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ग्लास की पावर ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है। पावर ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब जो मीडियम जितना ज़्यादा रे को बेंड कर दे, जो जितना ज़्यादा उसको मोड़ देगा, बेंड कर देगा, झुका देगा, उसकी पावर ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो। यहाँ पर वाटर और ग्लास की हम पावर ऑफ रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर θ1 एंगल है और यहाँ पर ये θ2 एंगल है, तो यहाँ देख रहे हैं आप θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो इसका मतलब ये है θ1 माने पावर ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। ओके, तो अब ऑप्टिकल डेंसिटी का भी मतलब यही है। जब ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से पावर ऑफ रिफ्रैक्शन डिसाइड होता है और पावर ऑफ रिफ्रैक्शन का ही दूसरा नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मैथमेटिकल अमाउंट है जिससे कि हम ये इसका पावर ऑफ रिफ्रैक्शन समझ सकते हैं कि पावर ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। जो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा उतना ही उसका पावर ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और उसकी जो वेलोसिटी है उतनी ही कम उसमें वेलोसिटी होगी। आइए देखते हैं। पहले हम ऑप्टिकल डेंसिटी को हम म्यू से निर्धारित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? म्यू सिंबल है इसका। म्यू को कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का दूसरा नाम हम लोग एयर भी समझ लेते हैं दोनों अलग अलग बट समझ लेंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पज। अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की आप ऑप्टिकल डेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस मीडियम की वेलोसिटी यहाँ।
अगर सिंबॉलिकली हम रखें तो इसका सबको पता है लाइट की वेलोसिटी का स्टैंडर्ड सिंबल c होता है और मीडियम की वेलोसिटी को हमने v से सिंबलाइज कर दिया। तो फार्मूला हमारा निकल आया म्यू इक्वल टू c अपॉन v। ये फार्मूला, इसके हिसाब से देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं बनती। क्यों? वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, दोनों की यूनिट सेम है, यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो म्यू का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। इसीलिए क्या है ये पावर ऑफ रिफ्रैक्शन है। इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा रे को ये बेंड कर सकते हैं या वेलोसिटी इसमें क्या हो सकती। तो देखिए c की वैल्यू सभी को पता है, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो एयर या वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है उसकी वैल्यू ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो अगर c कांस्टेंट है तो म्यू इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है, यानी कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो देखिए म्यू और v यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्शन पावर ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, यानी कि जो ज़्यादा बेंड कर रही है रे को, उसमें वेलोसिटी कम होगी लाइट की। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें वेलोसिटी कम होगी। अब आप देखिए स्वाभाविक है कि हमें रेयरर मीडियम में चलना आसान है या डेंसर मीडियम में चलना आसान है। पानी में हम अच्छा चल सकते हैं या हवा में अच्छा चल सकते हैं। तो जाहिर है कि पानी में चलना कठिन है, तो पानी में चलना कठिन है, इसका मतलब वो ऑप्टिकली डेंस मीडियम है, उसमें हमारी वेलोसिटी घट जाएगी। वेलोसिटी घट जाने का मतलब ये है कि उसमें उसका पावर ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है। पावर ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिफ्रैक्शन में। पावर ऑफ रिफ्रैक्शन को जब तक आप नहीं समझेंगे, अब देखिए इसी बात को पहले हम ये फार्मूला समझ लें, म्यू इक्वल टू c अपॉन v को। इसमें इसके हिसाब से आप देखिए कि वेलोसिटी इन वाटर एंड वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, इसमें कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा हो? लाइट की ये भी वेलोसिटी है वाटर में, लाइट की वेलोसिटी ये ग्लास मीडियम में, इसमें कौन सी ज़्यादा होगी? जाहिर है कि अभी आप देख रहे हैं कि पावर ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास का ज़्यादा है। तो जब पावर ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास का ज़्यादा है तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। वाटर का पावर ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, यानी कि उसका म्यू कम है, तो उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी VW इज ग्रेटर देन VG। आप कंपेयर कर सकते हैं, ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। जितने ज़्यादा वो डेंस होगा उतना ही ज़्यादा वो रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब डाइवर्ट करेगा रास्ते को, उतना एंगल ज़्यादा फॉर्म करेगा डाइवर्जन का। अब देखिए कि अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की ओर चल रहे हैं। ये ऑप्टिकल डेंसिटी या पावर ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन चीज़ों को समझने के बाद हम चलेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर।
चलिए हम लोग इसके पहले एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट in glass and water. Number first, mu g is equal to 1.5, mu w is equal to 4/3. ये गिवन है। तो आंसर देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी आपने पढ़ा v इक्वल टू c/μ, तो हमें निकालना है vg। ग्लास में वेलोसिटी निकालना है तो c की वैल्यू होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड म्यू ऑफ ग्लास ये दिया हुआ है 1.5 का मतलब 3/2। 3 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए इससे वेलोसिटी कैलकुलेट होगी। सेकेंड देखिए, ये फर्स्ट रहा। सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, सी की वैल्यू रख लीजिए वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान ये 4/3, तो आंसर आ गया 9/4 × 10⁸, दैट कम्स टू 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये आता। तो देखिए ये सिंपली कैलकुलेट हो गया। आइए आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए पहली बात ये है कि इसमें अभी आपने पढ़ा है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तीन चीज़ें होती हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी वेव की, जो फ्रीक्वेंसी है ये उसके सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स कैसे वाइब्रेट करता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर चेंज नहीं होती है। इसका विशेष ध्यान देंगे कि लाइट जो है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड कर रही है। जहाँ से लाइट आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है, जो उसका जनरेटर है, जो उसका सोर्स है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती कि मीडियम डेंसर मिल गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो फिर क्या होगा, लेकिन अभी आपने पढ़ा है कि जब मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस मीन्स वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। ओके, अब अगर आप इसको देखना चाहें तो बहुत अच्छा, आइए देखते हैं। देखिए ये है, ये एक वेव है, ये एक वेव है। सपोज करिए इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड।
यानी कि ये टोटल 2 मीटर है। ओके, अगर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ इसका अभी आप देख रहे हैं कि ये वेवलेंथ है 1। अगर इसकी हम वेलोसिटी बढ़ा दें, सपोज करिए वेलोसिटी हमने बढ़ा दिया, तो क्या होगा? तो ये 2 मीटर था ये, तो ये 2 का कितना हो गया? 4। तो वेवलेंथ हमारा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? वेवलेंथ 2 टाइम्स हो गया। अगर ये 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये वेवलेंथ है। एक वेव की लंबाई कितनी है? एक वेव की जो है वो लेंथ कितनी है, यानी कि वो एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। तो जब इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही है उसकी, तो इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 4 मीटर लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा इतना था, यहाँ लैम्डा बढ़ गया। यानी कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। हम इस फार्मूले को इस तरीके से भी ले सकते हैं, R V1 अपान V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये कब के लिए? ये तब के लिए फार्मूला है जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को पास होती है, तो चूंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो ये फार्मूला से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। एक मीडियम में वेवलेंथ मालूम है तो दूसरे मीडियम में वेवलेंथ पता हो जाएगा। हर मीडियम की में वेव की वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है। एयर मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, ग्लास में वेलोसिटी कितनी है, ये कांस्टेंट होती है। तो इस तरीके से अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले होता है कि फ्रीक्वेंसी हेंस कलर, इसको भी आप समझ लीजिए, हेंस कलर, क्योंकि जो कलर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो कलर है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, वेवलेंथ डिपेंडेंट नहीं होता, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। तो कलर डज नॉट चेंज, कलर एंड फेज भी लिख ले, एंड फेज डज नॉट चेंज विद मीडियम। यानी कि जब मीडियम चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट पास हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं होगी? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अदरवाइज क्या हो कि जैसे मान लो वाटर है, लाइट रे एयर से वाटर में पास हो गई तो वेवलेंथ चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज से क्या चेंज हुई? वेवलेंथ चेंज हुआ। तो वेवलेंथ चेंज होगा तो कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन कलर चेंज नहीं होता, कलर चेंज नहीं होता। दूसरा देखिए, इसमें फिगर बनाना पड़ेगा। आप ये देखिए, ये मीडियम फर्स्ट है हमारा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल। ये मीडियम 1 है, मीडियम 1, मीडियम 2। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
ये दोनों नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। कहाँ से मेजर किए जाते हैं? नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। तो ये देखिए इंसिडेंट रेज, सेकेंड लॉ क्या है? देखिए सेकेंड लॉ पे आप चलिए। सेकेंड लॉ में है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल, ये नॉर्मल है। देखिए ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, इस पे तीनों लाई कर रहे हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रेफ्रैक्टेड रे है, रेफ्रैक्टेड रे, रेफ्रैक्टेड रे। ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। आपके सामने देखिए लाई कर रही हैं, यहाँ लाइट आ रही है, ये लाइट रे इंसिडेंट रे है, ये रेफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। तीनों ब्लैक बोर्ड पे लाई कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, तो इस पे तीनों लाई कर रहे हैं। अब एक तीसरा जो लॉ है इसका, वो इतना अच्छा है कि उससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उस तीसरे वाले का नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या है? देखिए अभी आपने इसके पहले आपने कैलकुलेट किया था कि इस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ओके। तो μ1, इसमें एक रिलेशन देखा गया कि जैसे मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करके देखा गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना चेंज हो रहा है, इनके बीच में एक रिलेशन क्या है। रिलेशन ढूंढते ढूंढते साइंटिस्ट स्नेल को एक रिलेशन मिल गया। देखिए क्या मिला? μ1 sin i, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, μ2 sin r। ये एक रिलेशन मिल गया है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बीच में ये एक बहुत बड़ा रिलेशन मिल गया, जिससे हमारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब वर्ड्स में स्नेल्स लॉ क्या होगा? यानी कि जिस मीडियम का, किसी भी मीडियम में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। दूसरे मीडियम में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस, चाहे तो इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेंगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। दोनों का जो प्रोडक्ट है किसी भी मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा, जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका एंगल कम होगा। यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? साइन के साथ कांस्टेंट होता है। यानी कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स and the sine of angle remains constant, at any point in a medium, किसी भी मीडियम में
ए मीडियम माने कोई भी मीडियम, उसमें रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, और साइन ऑफ एंगल का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसमें देखिए स्नेल्स लॉ को आप इसी रूप में लगाइए। अगर इस रूप में लगाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि जिस मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले, उसी एंगल, उसी मीडियम का एंगल ऑफ साइन ले, तो गलती नहीं होगी आपसे। देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, μ2 अपान μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। अब μ2 और μ1 क्या है? देखिए μ2 जो है वो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, μ1 रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है, लेकिन इसके इधर कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये एयर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में है। तो हम इनको एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो देखिए एक होता है एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है? एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन है म्यू इज इक्वल टू सी अपान वी। इससे जो ये कैलकुलेट होगा ये एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक होता है रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आइए देखते हैं। दो लेके चलते हैं मीडियम हम। एक मीडियम में वेलोसिटी v1 है, एक में वेलोसिटी v2 है। तो देखिए μ2 इज इक्वल टू सी अपान क्या हो गया? v2। μ1 इज इक्वल टू क्या हो गया? सी अपान v1। और दोनों को डिवाइड करके देखें तो क्या आ जाएगा? μ2 अपान μ1 इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v1 अपान v2। कैसे? सी कैंसिल हो जाएगा, ये वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, ये डिवाइड की जाएगी तो ऊपर चली जाएगी। तो यानी यहाँ पर क्या आ गया? v1 अपान v2 आ गया। ये देखिए, ओके। अब देखिए इसी में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है f λ1 f λ2। अभी आपने देखा था एक मीडियम में ये वेवलेंथ λ1 था, एक मीडियम में वेवलेंथ क्या था? λ2 था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट का मतलब एक ही आपको कंपन दिख रहा है, यानी 1 साइकिल पर सेकेंड यहाँ दिखाई गई। यहाँ f कितना है? f 1 हर्ज, 1 साइकिल पर सेकेंड दिखाई गई। तो 1 साइकिल पर सेकेंड में आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। f कांस्टेंट है तो f हटा दीजिए, तो ये क्या बन गया? λ1 अपान λ2। और इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे? μ2 अपान μ1 को। दोनों मीडियम के जो अलग अलग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं इनको मिला के हमने एक टर्म में लिख दिया। कैसे लिख दिया? देखिए 1 μ2 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1
रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अभी अलग अलग थे। देखिए ये μ2 क्या है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर है। ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर है। इनको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। और दो एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को मिला के हमने एक रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बना लिया, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया न्यूमेरिकल के लिए। ये देखिए 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपान μ1 साइन आई अपान साइन आर v1 अपान v2 लैम्डा 1। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि ये आई किस मीडियम का में है, आर किस मीडियम में। तो ध्यान रखेंगे, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो मीडियम 1 कौन लिया जाएगा, मीडियम 2 कौन सा लिया जाएगा। देखिए ये आपका ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, ये लाइट इंसिडेंट कर रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट जिस मीडियम से स्टार्ट करती है ट्रेवल करना उसको हम 1 लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना। लाइट जिस मीडियम से ट्रेवल करती, स्टार्ट करती है ट्रेवल, वो मीडियम 1 मानते हैं। और मीडियम 2 क्या है, जिसमें वो इंटर करती है, वो मीडियम 2 है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 मीडियम से ट्रेवल कर रही है, स्टार्ट कर रही ट्रेवल, और सेकंड मीडियम 2 में ये जा रही है। तो इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब I क्या है, I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज उसी मीडियम में बनता है जहां से लाइट रे ट्रेवल करना स्टार्ट करती है। ओके, तो इसमें लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे यहाँ μ2 लिखा, μ2 का मतलब ये है, देखिए लाइट रे हमेशा I to R चलती है। किधर चलती है, I to R। जिधर से स्टार्ट करेगी चलना उधर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और जिस मीडियम में पास करती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ओके, तो 1 का संबंध I से है और 2 का संबंध R से। ओके, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये रिलेटिव, ये 1 μ2 जो है यहाँ पर क्या हो गया, 1 μ2 ये रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके किसके, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये इसका मतलब। और जब इसको आप 1, 2 में अलग अलग एब्सोल्यूट्स में करेंगे तो इस फार्मूले से करेंगे μ2 अपान μ1, यानी इधर वाला ऊपर रहेगा सब्सक्रिप्शन मीडियम, इधर वाला नीचे रहेगा। एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि V1 और V2, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, जिस मीडियम की वेलोसिटी ऊपर है उसी मीडियम का वेवलेंथ भी ऊपर। ओके, 1 फॉर I, चाहे तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए लाइट रे यूं आ रही है तो ये मीडियम 1 हुआ और ये मीडियम 2, जिसमें जा रही है वो मीडियम क्या रहेगा, 2। जैसे लाइट इस तरीके से जा रही है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा मीडियम। ओके।
तो ये आपका स्नेल्स लॉ हो गया। अब देखिए एक चीज है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, इस चीज को समझना है आप। कब लाइट नॉर्मल के टुवर्ड्स करती है बेंड, कब नॉर्मल के अवे करती है, दोनों पार्ट हैं। तो देखिए आइए हम देखते हैं कि ये देखिए ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है और ये नॉर्मल है हमारा। ये इंसिडेंट रे है और ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, तो इसमें बेंडिंग का कॉन्सेप्ट, बेंडिंग को आप स्नेल्स लॉ से समझेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ अभी आपने क्या पढ़ा था, μ2 अपान μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। ओके, फर्स्ट केस फर्स्ट देखिए, सपोज μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है, दिस implies that sin i is greater than sin r है। ओके, दिस means i is greater than r। तो i ग्रेटर देन r का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि r क्या हो जाएगा, छोटा है, यानी कि टूवर्ड्स नॉर्मल करेगी। किधर करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। दिस मीन्स बेंडिंग, बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल हो। देखिए फिर से समझ लीजिए, ये μ1 है, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ जिस मीडियम में, वो मीडियम क्या होगा, μ1, जिसमें जा रही है, इंटर कर रही है, वो मीडियम कौन सा होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा। ओके, इसको भगा दो, ये μ2 हो गया, ठीक है ना। तो अगर μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है, भाई कोई ना कोई एक मीडियम रेयरर होगा, कोई एक डेंसर होगा। रेयरर सपोज करिए कि इसमें से हम कोई एक ले लेते हैं, पहले हम ये देखते हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी कि ये मीडियम हमारा डेंसर है और ये मीडियम क्या है, रेयरर है। यानी लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर जा रही है, क्योंकि μ2 ग्रेटर देन μ1 है। तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर हो गया। देखिए यहाँ से देखिए, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर है, तो आई इज ग्रेटर देन आर है। आई बड़ा है, आर छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभी टूवर्ड्स नॉर्मल जा रही है। किधर जा रही है, टूवर्ड्स नॉर्मल। ये देखिए टूवर्ड्स नॉर्मल जा रहा है। इसी का देखिए केस सेकंड देखिए, देखिए स्नेल्स लॉ से ये बेंडिंग पता चल रही है। दूसरा देखिए
इसी का सेकंड केस, व्हेन μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तो इससे क्या पता ये बड़ा है ये छोटा है, तो यानी कि sin r इज ग्रेटर देन sin i। दिस अप्लाइज दैट r इज ग्रेटर देन i। इस केस में जब μ1 इज ग्रेटर देन μ2, यानी कि μ1 डेंसर मीडियम हो गया और μ2 कौन सा हो गया, रेयरर मीडियम, तो लाइट रे जो है जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो आर ज़्यादा है, मतलब अवे नॉर्मल जाएगी। किधर जाएगी, अवे नॉर्मल जाएगी। यानी इस केस में आप देखेंगे ये μ1 इज ग्रेटर देन μ2 की बात हो रही है, ये डेंसर है, डेंसर मीडियम है ये μ1, और रेयरर कौन सा है, μ2। तो ये लाइट रे देखिए इस तरीके से ये इधर चली जा रही है, अवे नॉर्मल, अवे नॉर्मल हो गई है, अवे नॉर्मल जा रही है, क्योंकि ये डेंसर से किधर जा रही है, रेयरर, या μ1 इज ग्रेटर देन μ2। और इसमें देखिए ये पहला केस क्या है, पहला वाला इसका उल्टा वो बना हुआ है, यहाँ पर ये डेंसर है और ये रेयरर है, उसी का फिगर भी बना रखा है हमने। ओके, तो इस तरीके से जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर पास होगी, इंटर करेगी, तो अवे नॉर्मल जाती है और रेयरर टू डेंसर जाती है। ये केस किसका है, रेयरर टू डेंसर का है, रेयरर टू डेंसर, टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर जब जाएगी तो वो किधर बेंड कर जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल कर जाएगी। ओके, तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज रीजन ऑफ बेंडिंग, व्हाट इज रीजन ऑफ, व्हाट इज रीजन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अक्सर लोगों के दिमाग में आता है ये ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से क्यों बेंडिंग करती, क्योंकि वेलोसिटी अलग हो जाती है। जब लाइट जो है अलग अलग डेंसिटी के होते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है, तो उसमें अलग अलग वेलोसिटी होती है, और जब वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है तो वो रे जो है अपने ओरिजिनल पाथ पे न चल करके क्या कर जाती है, डाइवर्ट कर जाती है। तो इसका आंसर सीधा है ड्यू टू different velocity of different medium। हर मीडियम की वेलोसिटी अलग अलग है और इस वजह से वो लाइट रे बेंड करती है। अब देखिए इसमें आगे जो आप पढ़ रहे थे स्नेल्स लॉ में कि रे ऑफ लाइट कब, एक कंडीशन है नो बेंडिंग की। नो बेंडिंग की क्या कंडीशन, नो बेंडिंग, पहला जब मीडियम दोनों एक ही होंगे तो रे बेंड नहीं करेगी। देखिए मीडियम है, इसमें रे नॉर्मल अगर जा रही है तब बेंड नहीं करेगी। दूसरा केस,
जब दोनों मीडियम एक होंगे, μ2 अपान μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। आप देख रहे हैं μ2 इज इक्वल टू μ1 है, न कोई बड़ा है न छोटा है, यानी दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है। दोनों की जब ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होगी या दोनों मीडियम ही एक होंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर हो जाएगा, यानी कि आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। देखिए इसमें आई और आर दोनों इक्वल है। यहाँ पर आई क्या आप देख रहे हैं 0, आर क्या देख रहे हैं 0। इसमें देखिए जो ये केस आपको दिखा रहे हैं हम, ये लाइट रे यूं जा रही है, कहीं बेंडिंग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी μ1, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी μ2 है। तो μ1 μ2 जब बराबर होंगे तो रे बेंड नहीं करेगी। दूसरा ये है कि आई जब 0 होगा, नॉर्मल इंसिडेंस है, ये कौन सा इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में आई 0 होता है, तो देखिए μ2 अपान μ1 साइन आई अपान साइन आर। यहाँ पे मीडियम अलग अलग है, μ1 μ2 अलग अलग है, डिफरेंट है, दे आर नॉट इक्वल। बट ये नॉर्मल इंसिडेंस जब साइन आई 0 है तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, तो साइन आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे देखिए μ2 साइन आर इज इक्वल टू μ1 साइन आई, ये 0 हो गया, तो साइन आर इज इक्वल टू 0 हो गया, आर इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, तो ये कंडीशन फॉर नो बेंडिंग है। दो कंडीशन है, एक तो नॉर्मल इंसिडेंस में और दूसरा सेम मीडियम में। दूसरा सेम मीडियम, अगर दोनों मीडियम जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है पर वो मीडियम है सेम है, तो उसमें जो है रे रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, बेंड नहीं करेगी। इस तरीके से आपने देखा कि इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्वयं क्या है, और ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। साथ में आपने देखा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा, और ये हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू रिफ्रैक्शन कंप्लीट हुआ। तो रिफ्रैक्शन आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, और उसका थोड़ा सा उसमें कुछ रिलेशंस बताना है। वो रिलेशंस भी आप समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या रिलेशंस होते हैं। देखिए ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही। आप देखेंगे कि जैसे रे इंटर फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो ये रिलेशन हो जाएगा μ2 अपान μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। जब यही रे इस डायरेक्शन में हम मान लें कि ये मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। देखिए मीडियम 2 से मीडियम 1 जा रही है, तो ये पाथ रिट्रेस हो जाएगा, इसका पाथ चेंज नहीं होगा। पाथ इसका चेंज नहीं होगा, जिस पाथ से रे आई है उसी पाथ से रिट्रेस कर जाएगी रे। तो अब देखिए, अब इस मीडियम से लोअर मीडियम से अपर मीडियम में जा रही है, तो ये μ1 अपान μ2 इज इक्वल टू साइन आर अपान साइन आई। अब हम मानेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये साइन आर अपान साइन आई होगी।
दोनों इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, साइन आई से साइन आई, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये μ2/μ1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1μ2, μ1/μ2 को क्या लिख सकते हैं, 2μ1 = 1, 2μ1 = 1/1μ2। यानी कि अगर हम यहाँ पर सफिक्स चेंज कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल a μ g है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/g μ a लिख सकते हैं। यानी कि सफिक्स चेंज होने पर वैल्यू रिवर्स हो जाती है। ओके, जैसे मान लीजिए कि कहीं लिख रहा है w μ a है, तो इसको हम लिखेंगे 1/a μ w की वैल्यू क्या होती है, 4/3 होती है, तो ये वैल्यू निकल आएगी 3/4, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगी। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कि कहीं पर अगर 2μ1 को लिखना है तो रिवर्स करके लिखे, इसका रेसिप्रोकल ये होगा। ओके, आइए देखिए कुछ जगहों पर रिलेशन 2 हम देखते हैं कि I = E कहाँ पर होता है। I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, E क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। जैसे देखिए हम आपको एक पैरेलल ग्लास स्लैब ले रहे हैं, ये पैरेलल ग्लास स्लैब, तो ये रे इंसिडेंट कर रही है, ये आपका नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और यहाँ पर देखिए फिर से आप नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये रे इसके पैरेलल हो जाती है। कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ये रे इसके पैरेलल है, देखिए ये हमारा N1, इस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इसका N2 है, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है, और अगेन ये मीडियम N1 है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन R, और ये भी एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन R हो जाएगा। इसकी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये देखिए दो पैरेलल रेज है, ये ट्रांसडेंटल लाइन है, तो ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ई को क्या कहेंगे, E = एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंस। तो इमर्जेंस का सिंबल हमने E ले लिया हुआ, तो I = E कैसे होगा, इसको हमें समझना है। देखिए फर्स्ट सरफेस ये है, सेकंड सरफेस ये, दोनों में स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। तो स्नेल्स लॉ इसमें क्या होगा, N1 = N1 sin I = N2 sin R। इस सरफेस N1 sin I = N2 sin R। फिर सेकंड सरफेस में आप लगाएंगे, इस सरफेस पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए N2 sin R, N2 sin R = N1 sin E। ये देखिए
यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस सरफेस के लिए और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन चूंकि पूरी ग्लास स्लैब से निकल रही है इसलिए हम एंगल ऑफ इमर्जेंस इसको ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये दोनों टर्म आपके बराबर हैं, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो n1 साइन आई इज इक्वल टू n1 साइन ई, तो n1 आपका कैंसिल हो गया, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, तो ये आई इज इक्वल टू ई हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज एंगल ऑफ, यानी किसी स्लैब में जो जिस एंगल पर रे इंसिडेंट करती है उसी एंगल पर वो इमर्ज कर रही है। तो ये किस केस में पॉसिबल है, ये पैरेलल जो ग्लास, अगर ये फेस जो दिख रहा है आपको, ये फेस दोनों पैरेलल ना हो, अपर लोअर सरफेस अगर पैरेलल है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। अब जैसे कि हम ये देखते हैं, एक दूसरा ग्लास स्लैब देखते हैं। अब की बार हमने इसको इस तरीके से ले लिया, ये देखिए पैरेलल नहीं अपर लोअर सरफेस, इसमें आई इज इक्वल टू ई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आइए रे डायग्राम से ही हम देखें। ये देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जब इस रे पर ये इस सरफेस पर लोअर सरफेस पर पड़ती है तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम। ये इस सरफेस के हमको परपेंडिकुलर करना है, इस सरफेस के, यहाँ इस सरफेस के परपेंडिकुलर है ये, तो ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर देखिए टिल्ट हो गया है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल थे। तो यहाँ पर ये आर, इसकी वैल्यू आर के बराबर नहीं होगी, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि ये आर डैश हो गया, इसकी वैल्यू चेंज हो गई। जब इसकी वैल्यू चेंज हो गई, देखिए जब आउट होगी, एयर मीडियम में आएगी तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी। ये देखिए नॉर्मल से दूर, ये नॉर्मल से दूर। तो जो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस ई है, हियर आई इज इक्वल टू नॉट ई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आर और आर डैश चेंज नहीं है। इसमें क्या है, n2 साइन आर दोनों इक्वल होने के कारण ये दोनों इक्वल हो गए, आई इज इक्वल टू हो गए। लेकिन इसमें ये चीज़ें इक्वल नहीं हैं और इसलिए n1 साइन आई n1 साइन आर के ई के बराबर नहीं हो सकता। ये n1, ये n2 और ये n1 है। अब देखिए कैसे, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, ये पहले सरफेस के लिए हो गया, इस सरफेस के लिए। इसके लिए आप देखें तो ये क्या आ जाएगा, n2 साइन आर डैश इज इक्वल टू n1 साइन ई। तो ये देखिए दोनों इक्वल नहीं है, ये देख रहे हैं आप, इक्वल नहीं हो रहे हैं। जब ये इक्वल नहीं है तो ये इक्वल नहीं हो सकते, जबकि n1 यहाँ इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे। बट साइन ई, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई नहीं हो सकता, देयरफॉर आई इज इक्वल टू नॉट ई। आई ई के बराबर नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब सिमेट्रिकल ग्लास स्लैब हो, और सिमेट्रिकल का मतलब ये दोनों अपर और लोअर सरफेस पैरेलल हो एग्जैक्टली। तीसरा केस हम बता रहे हैं आपको कि देखिए कैसे, अब हम एक ग्लास स्फीयर ले लिया। ग्लास स्फीयर में पॉसिबल है आई इज इक्वल टू ई, ये रिलेशन इसमें पॉसिबल है। कैसे, देखिए ये रे आपकी इंटर कर रही है, ये तो ये सीधी तो जाएगी नहीं,
ये यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, ये नॉर्मल का काम करेगा सेंटर से जो ज्वाइन हो रहा, तो ये क्या करेगी, ये इस तरह से इसमें रिफ्रैक्ट कर जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल से ये क्या कर जाएगी, ग्लास है ये, ग्लास से फिर एयर जा रही है बाहर, तो ये नॉर्मल से ये सीधा रास्ता इसका ये है, तो इधर डाइवर्ट कर जाएगा। तो ये हमारा E है, ये देखिए E है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये I के जस्ट इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों के केस में सेम है। किसके कारण? ये स्फीयर है, ये देखिए ये दोनों रेडियस इक्वल है और इसलिए इसके फ्रंट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो जब आर दोनों साइड सेम होगा उसी केस में I = E होगा। तो ये पहला केस, दूसरे केस में I = E पॉसिबल है, पर थर्ड केस जो आप अभी पढ़ रहे हैं ये नॉन पैरेलल ग्लास स्लैब है। क्या है ये? नॉन पैरेलल ग्लास स्लैब है। नॉन पैरेलल ग्लास स्लैब में पॉसिबल नहीं है ग्लास स्लैब। इसमें पॉसिबल नहीं है, I = नॉट E। तो इस तरीके से कब I = E होगा, ये केवल सिमेट्रिकल केस में ही पॉसिबल है, अदरवाइज I = E पॉसिबल नहीं। ओके, अब आइए एक तीसरा केस आपको बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। इसमें हम 3 मीडियम में एक रिलेशन बताना चाहते हैं। 3 मीडियम, देखिए ये तीसरा केस है हमारा। एक मीडियम हमारा ये देख रहे हैं आप, ये N1 मीडियम, ये N2 मीडियम और इसी से जुड़ा हुआ N3 मीडियम है। अगेन N1 मीडियम है। टोटल 3 मीडियम्स, N1, N2 और N3। सपोज करिए ये वाटर आप मान लीजिए, इसको वाटर है, ये आपका ग्लास है, ये आपका एयर है। तो आपको समझ में आएगा ये 3 मीडियम। अब देखिए रे, इस पहले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v1 मान लीजिए, दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v2 मान लीजिए और तीसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v3 मान लीजिए। ओके, तो अब देखिए लाइट रे ये इंटर कर रही है, तो ये सीधे तो जाएगी नहीं, ये कैसे करेगी, डाइवर्ट कर जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल डाइवर्ट करेगी। तो ये I हो गया, ये R हो गया, और जब तीसरे मीडियम में इंटर करेगी तो भी ये सीधे न जा कर के फिर से डाइवर्ट कर जाएगी और अगले मीडियम में जाके ये इस तरीके से, अगर ये सरफेस और ये लास्ट सरफेस ये पैरेलल हैं तो ये I = E हो जाएगा। तो अब ये एंगल यहाँ पर देखिए R है, लेकिन ये जो है ये चेंज हो रहा है, ये R डैश है, R1 मान लीजिए और ये E मान लीजिए। तो देखिए क्या होगा, N1/N2, N1 या N2/N1 कर ले, N1/N2 = क्या हो जाएगा, या इसको हम ले ले 1N2
1n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो n2 इज इक्वल टू होता है c अपॉन v2, c अपॉन v1, c अपॉन v1। तो ये उलट के हो जाएगा क्या, v1 अपॉन v2। और इसी को हम लिखेंगे 1n2 को साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ से। देखिए 1 से 2 में रे जा रही है, तो 1 के लिए ये आई है और ये 2 के लिए आर ले, तो ये हमारा 1n2 हो गया। इसी के हिसाब से देखिए 2n3 भी लिखना है आप, तो 2n, ये देखिए इसके हिसाब से ये 1 2 है, तो 1 और 2 में वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा v2 अपॉन v3 इज इक्वल टू साइन। अब 3 में देखिए एंगल क्या है, r डैश है, r1 है अपॉन साइन, और इसमें क्या है, r है, r। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया r1, ठीक है। और इसी तरीके से अब हम लेंगे 3n1, 3n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फार्मूले के हिसाब से v3 अपॉन v1 इज इक्वल टू साइन। अब देखिए इसमें क्या है, ये r1 है, r1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये हो गया साइन ई अपॉन साइन ई। इसमें r1 रहेगा और इसमें 3n1 1 में जा रही है, तो ये साइन ई नीचे रहेगा, साइन r1 अपॉन साइन ई। अब देखिए चूंकि हम केस पैरेलल प्लेट्स का लेके चल रहे हैं, बिल्कुल पहला सरफेस और लास्ट पैरेलल है, तो इसलिए हम इसको आई ले लेंगे। ये भी एयर है, ये भी एयर है, और ये पैरेलल है, तो आई दोनों जगह एक ही होगा, तो यहाँ पर भी हम आई ले लें। तो अब देखिए हमारा इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 2 3, तो क्या होगा 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू, ये सब कैंसिल होके 1 हो जाए। आप देखिए कहीं से भी कैंसिल करिए, साइन r1 से साइन r1 कैंसिल हो गया, साइन r से साइन r कैंसिल हो गया, साइन i से साइन i कैंसिल हो गया। ये तीनों टर्म जो है मल्टीप्लाई करने पर कैंसिल हो जाए। अगर आप इससे देखें, इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी ये तीनों का, देखिए v1 ऊपर है, v1 नीचे है, v2 नीचे है तो v2 ऊपर है, v3 नीचे है तो v3 ऊपर है, तो ये सब मल्टीप्लाई पर कैंसिल हो जाएंगे। चाहे इसके थ्रू मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे इसके थ्रू, तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2n3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1n2 इंटू 3n1। इसको हम लिख सकते हैं 2n3 इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर देंगे हम, 1 अपॉन 3n1 मान के इसको 1n3 ऊपर ले जाएंगे, 1n3 अपॉन 1n2 हो जाएगा। तो देखिए ये एक रिलेशन आ गया, 2n3 इज इक्वल टू 1n3 अपॉन 1n2। अभी आपने इसको एयर माना है, 1 को, 2 को वाटर, और इसको ग्लास माना है, तो देखिए उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 फॉर वाटर, यानी कि WNG इज इक्वल टू ANG अपॉन ANW। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में 3 जब मीडियम होते हैं, एयर, वाटर और ग्लास,
तो WNG निकालने के लिए फार्मूला देखिए, इसमें देखना है आपको, जो इधर राइट हैंड साइड में ये ऊपर रहेगा और जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रहेगा। ओके, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो सबको पता है ANG की वैल्यू होती 3/2, वाटर की होती है 4/3, तो ये इक्वल टू 9/8 हो जाता है। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो WNG की वैल्यू 9/8 होती है। इस तरीके से ये तीनों केस हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।